धोखाधड़ी, बंधक बनाना, लूटपाट करना, मारपीट करना और रेप करना, वो भी एक बार नहीं कई बार। अमन खन्ना उर्फ सरफराज तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। एक आम सी पत्रकार कैसे बन गई बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल जीनत अमान। क्या है जीनत अमान, देव आनंद और राज कपूर के लव ट्रायंगल की कहानी? क्या है जीनत अमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अविश्वसनीय किस्सा? किसने जीनत अमान को बंधक बनाया, उनके साथ लूटपाट की, मारपीट की और कई बार उनका रेप किया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर सन 1951 को बम्बई में हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जीनत अमान का असली नाम जीनत अमान है ही नहीं। उनका असली नाम है जीनत खान। जीनत के अब्बू का नाम था अमानुल्लाह खान, जो कि पेशे से एक स्क्रीन राइटर थे। मुगल आज़म और पाकीज़ा जैसी कालजयी फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे। जीनत की अम्मी का नाम था वर्धनी स्क्रोवाचर, जो कि एक एंग्लो इंडियन मराठी ब्राह्मण थी। जब जीनत महज 2 साल की थीं तभी उनके अम्मी अब्बू में तलाक हो गया और जीनत अपनी अम्मी के साथ रहने लगी। जब जीनत लगभग 13 साल की थीं तब उनके अब्बू अमानुल्लाह खान इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस दौरान जीनत की अम्मी वर्धनी को हीन्स नाम के एक जर्मन आदमी से प्यार हो गया। उन्होंने उससे शादी कर ली और शादी के बाद जर्मनी की नागरिकता भी ले ली। इधर जीनत पंचगनी के सेंट जेवियर्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगी। जीनत पढ़ाई में बहुत होशियार थी। होशियारी का सबूत यही है कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से फ्री में ग्रेजुएशन करने के लिए स्कॉलरशिप मिली। जीनत वहाँ गई भी, लेकिन किन्हीं गुप्त कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। जीनत के मुताबिक एक बड़ा कारण ये था कि परदेश में उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए जीनत वापस स्वदेश आ गई। अब लगभग 18 साल की जीनत ने तय कर लिया था कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी, काम करके पैसे कमाने हैं। लेकिन वो क्या काम कर सकती थी? जीनत फेमिना नाम की मैगजीन में एज अ जर्नलिस्ट जॉब करने लगी। फेमिना के इसी जर्नलिज्म ने जीनत के लिए मॉडलिंग के द्वार खोले और जीनत ने कुछ बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किए। मॉडलिंग में अपनी सफलता को देख जीनत ने साल 1969 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसे जीत नहीं पाई, सेकंड आई। मिस इंडिया में सेकंड आने के बावजूद उन्होंने साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब मिस एशिया जीनत अमान के लिए हिंदी सिनेमा के द्वार खोले डायरेक्टर ओपी वल्लभ ने। ओपी वल्लभ ने साल 1971 में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म हलचल में जीनत अमान को कास्ट किया। ये जीनत की डेब्यू फिल्म थी और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद जीनत ने इसी साल फिल्म हंगामा में काम किया, किशोर कुमार के अपोजिट। ये भी फ्लॉप हो गई। बैक टू बैक 2 लगातार फ्लॉप से जीनत बहुत निराश हो गई। उन्हें लगा कि फिल्मों में उनका सिक्का चल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी अम्मी वर्धिनी और अपने स्टेप अब्बू हिंस के साथ माल्टा शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। माल्टा अगर आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, यूरोप का एक द्वीपीय देश है। जब तैयारी अंतिम चरण में थी तभी एक दिन जीनत के पास डायरेक्टर ओपी वल्लभ का फ़ोन आया। ओपी वल्लभ ने जीनत को बताया कि सुपरस्टार देवानंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने देवानंद को जीनत का नाम सुझा दिया है, इसलिए जीनत देवानंद से जाकर मिल ली।
जीनत की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन चूंकि ओपी वल्हन ने कहा था, इसलिए वो अपनी अम्मी के साथ देवानंद से मिलने पहुंची। देवानंद को अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक बेतरतीब हिप्पी लड़की की तलाश थी और जीनत जिस तरह से स्कर्ट टॉप पहनकर देवानंद के सामने बैठकर टांग पर टांग चढ़ाकर बड़ी ही बेतरतीबी के साथ सिगरेट के कश लगा रही थी, देवानंद को इस रोल के लिए जीनत बिल्कुल ठीक लगी। लिहाजा जीनत अब माल्टा जाने की बजाय फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के लिए काठमांडू चली गई। फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते कई लोगों ने जीनत से कहा कि उन्होंने करियर की शुरुआत में ही देवानंद की बहन का किरदार निभाकर बड़ी गलती कर दी है। अब अगर ये फिल्म सफल भी हुई तो भी जीनत के किरदार को कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। ये फिल्म उनका कोई भला नहीं कर सकती। यही सोचकर जीनत ने फिर से माल्टा जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जब देवानंद को ये मालूम चला तो उन्होंने जीनत को रोका और फिल्म के रिलीज होने तक इंतजार करने को कहा। 9 दिसंबर सन 1971 को हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हुई। और इस फिल्म में अगर कोई किरदार लोगों को सबसे ज़्यादा भाया था तो वो था जीनत अमान का किरदार। उन पर फिल्माया गया गाना दम मारो दम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया। हरे रामा हरे कृष्णा के रिलीज होने के बाद जीनत के आगे पीछे अगल बगल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। अपनी इतनी बढ़ती डिमांड को देख जीनत ने माल्टा जाने का अपना फैसला रद्द कर दिया और इसके बाद हीरा पन्ना, द इविल विदिन, धुंध, यादों की बारात, प्रेम शास्त्र, इश्क इश्क इश्क, मनोरंजन, अजनबी, वारंट, चोरी मेरा काम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में जीनत काम करने लगी। जीनत की कई फिल्मों में उनके किरदार ग्रे शेड के होते थे और जिस वेस्टर्नाइज्ड पर्सनैलिटी को वो पर्दे पर पोर्ट्रे करती थी उसकी वजह से उन्हें आने वाले वक्त में अपकमिंग एक्ट्रेसेस के लिए रोल मॉडल और बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल कहा जाने लगा। साल 1977 में जीनत अमान ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में काम किया। वैसे सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के किरदार के लिए जीनत पहली पसंद नहीं थी। राज कपूर ने तो हेमा मालिनी को चुन लिया था। हेमा ऑडिशन के लिए आरके स्टूडियो पहुंच भी गई थी, मगर वहां जब उन्हें किरदार का ब्रीफ नरेशन दिया गया और रूपा का कॉस्ट्यूम पहनने को दिया गया तो हेमा घबरा गई। हेमा इतना बोल्ड किरदार निभाने में बहुत असहज महसूस कर रही थी। अब राज कपूर से बात इतनी आगे बढ़ जाने के बाद डायरेक्ट मना भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए जब हेमा को तैयार होने के लिए मेकअप रूम में भेजा गया तो हेमा मेकअप रूम की ओर गई, मगर मेकअप रूम में नहीं गई, आरके स्टूडियो के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बहुत देर होने लगी तो राज कपूर ने मेकअप रूम से लेकर पूरे आरके स्टूडियो में हेमा की खोज कराई, पर हेमा कहीं न मिली। तब राज कपूर को सारा माजरा समझ में आ गया। इसी दौरान राज कपूर जीनत अमान के साथ फिल्म वकील बाबू में काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान ब्रेक्स में राज कपूर जीनत को इस फिल्म की कहानी और किरदारों की खोज के बारे में बताते रहते थे। राज कपूर से इतना सुनने के बाद अब जीनत रूपा का किरदार निभाने की इच्छुक होने लगी। एक दिन वो राज कपूर के बताए हुए के अनुसार रूपा के जैसे कपड़े पहनकर अपने गाल पर घाव को ढककर राज कपूर के तंबू के पास पहुंची। राज कपूर ने अंदर से पूछा, कौन? तो जीनत अमान बोली, कपूर साहब से कहिए उनकी रूपा आई है। राज कपूर सिर खुजलाते हुए बाहर निकले और जीनत को रूपा के गेटअप में देख दंग हो गए। उनके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, हाँ तुम ही तो हो रूपा। राज कपूर ने उसी वक्त जीनत अमान को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के किरदार में कास्ट कर लिया और साइनिंग अमाउंट के तौर पर खुश होकर उन्हें अपने पास पड़ी हुई कुछ असली सोने की गिन्नियाँ दी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान की बात है। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि उन्हें जीनत से प्यार हो गया था।
वो जीनत अमान से टूटकर इश्क करने लगे थे। अपने दिल का हाल वो जीनत अमान को बताना चाहते थे। इस पल को खास बनाने के लिए उन्होंने ताज होटल की छत पर अपने और जीनत के लिए एक मूनलाइट डेट प्लान करवाई। शेड्यूल के मुताबिक देवानंद और जीनत को पहले एक पार्टी में शिरकत करनी थी, इसके बाद अपनी डेट के लिए ताज होटल जाना था। पार्टी में पहुंचते ही सबसे पहले जिसने उनका स्वागत किया वो थे ड्रंक राज कपूर। शेक हैंड्स के बाद राज कपूर ने जीनत की ओर नाराज़गी भरी नज़रों से देखकर कहा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मुझे सफ़ेद कपड़ों में ही नजर आओगी। तुमने अपना वादा तोड़ दिया, जाओ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और इसके बाद जिस तरह से जीनत ने ओ सॉरी कह के राज कपूर को अपनी बाहों में भरा, ये पूरा दृश्य देख देवानंद बेहोश होते होते बचे। देवानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उनका दिल टूट गया। इस वाक़ये को देखने के बाद अब जीनत के सामने वो अपने दिल का हाल बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए देवानंद उसी वक्त चुपचाप उस पार्टी से चले गए। साल 1978 जीनत के लिए बहुत ख़राब गया। लूट मार, शालीमार जैसी उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं, मगर साल 1979 में उन्होंने सुपरहिट फिल्म डॉन से ज़बरदस्त वापसी की। साल 1979 में ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आई थी और इसी दौरे के दौरान मशहूर पाकिस्तानी गेंदबाज जो कई साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, इमरान खान और जीनत अमान को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। ऐसा लिखा है इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने अपनी किताब में। रहम खान के मुताबिक इमरान ने अपना बर्थडे भारत में जीनत के साथ सेलिब्रेट किया, जीनत ने अपना बर्थडे लंदन में इमरान के साथ सेलिब्रेट किया। यहाँ तक कि रहम खान के मुताबिक उन्हीं दिनों इमरान खान ने बहुत सारे भारतीय ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट साइन किए थे। वो इसीलिए किए थे ताकि उन्हें करने के बहाने वो बार बार भारत आ सके और जीनत के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तमाम मैगजीन्स और अखबारों में भारत नहीं पाकिस्तान के भी इमरान खान और जीनत अमान की लव अफेयर की खूब खबरें छपा करती और लोग इन्हें चाव से पढ़ा करते थे। कहा जाता है कि इमरान जीनत की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुके थे कि वो जीनत से शादी करना चाहते थे, मगर जीनत ने मना कर दिया। इमरान रोए, गिड़गिड़ाए, मोहब्बत के वास्ते दिए, लेकिन जीनत ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जीनत शादी करना चाहती थी, लेकिन इमरान ने धोखा दिया, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इमरान खान के बाद जीनत की ज़िंदगी में दाखिल हुए एक्टर संजय खान। फिल्म अब्दुल्ला में ये दोनों साथ काम कर रहे थे। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत संजय खान के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि तमाम शुभचिंतकों के समझाने के बावजूद उन्होंने शादीशुदा 3 बच्चों के बाप संजय खान से गुप्त रूप से निकाह कर लिया। निकाह के बाद धीरे धीरे जीनत को मालूम चलना शुरू हुआ कि उनके शुभचिंतकों ने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लेने से उन्हें क्यों रोका था। शादी के बाद दोनों में झगड़े होने लगे, रिश्तों में दरार आने लगी। फिर एक दिन तो ऐसी घटना घटी जिसकी जीनत ने कभी अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी न की थी। एक दिन जीनत लोनावाला में B.R. चोपड़ा की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी उनके पास संजय का फ़ोन आया। हमेशा ही की तरह संजय गुस्से में जीनत से बोले कि वो जहाँ कहीं भी हैं तुरंत उनके पास चली आएँ, क्योंकि अब्दुल्ला फिल्म का एक गाना फिर से शूट करना है। जीनत ने कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि चोपड़ा साहब की फिल्म का शूटिंग शेड्यूल पहले से ही तय है। इस पर संजय उन्हें गालियां देने लगे। यही नहीं, उन्होंने तो जीनत पर B.R. चोपड़ा के साथ अवैध संबंध होने का आरोप भी लगा दिया। जीनत ने फ़ोन कट कर दिया, नहीं गई। रात को 8 साढ़े 8 बजे संजय के घर पहुंची, ये सोचकर कि अब तो गुस्सा ठंडा हो ही गया होगा। उन्हें मालूम चला संजय तो ताज होटल में पार्टी करने गए हैं। जीनत भी ताज होटल पहुंच गई। पार्टी में संजय की पत्नी जरीन भी मौजूद थी। पार्टी में जीनत को अपनी आंखों के सामने देख संजय का पारा ऐसा चढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कांच का गिलास जोर से पटक कर तोड़ दिया। हाथ!
इसके बाद संजय जीनत का हाथ पकड़ उन्हें खींचते हुए बगल के कमरे में ले गए और फिर उन्होंने जीनत को थप्पड़, घूंसों, लात, जूतों से मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा और बड़ी बेदर्दी के साथ। जीनत के मुंह, नाक से खून आने लगा। संजय जीनत का बाल पकड़ उन्हें ऐसे घसीटते हुए ज़मीन पर ऐसे लथेड़ रहे थे। जीनत चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मगर कोई उन्हें बचाने नहीं गया। अचानक संजय की पत्नी ज़रीन कमरे में दाखिल हुई। पिटाई के दौरान ही जीनत को एक राहत महसूस हुई कि चलो कम से कम औरत होने के नाते ज़रीन उन्हें बचाएंगी। मगर ये क्या, ज़रीन ने तो संजय का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें चीयर करना शुरू कर दिया और फिर तो ज़रीन भी जीनत को अपने नाखूनों से ऐसे 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 खरोंचने लगी। ये दोनों गुस्से में इस कदर पागल थे कि लग रहा था जीनत को आज मार ही डालेंगे। वो तो शुक्र है कि तब तक एक वेटर ने ताज होटल के मैनेजर को जाकर सारी बात बताई कि ऊपर क्या तमाशा हो रहा है। तब वो ऊपर आया। कई वेटरों की मदद से उसने ज़बरदस्ती संजय और ज़रीन को जीनत से अलग किया। एम्बुलेंस को कॉल किया, जीनत को हॉस्पिटल ले जाया गया। जीनत तकरीबन 8 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। संजय की बेतहाशा मार से जीनत की ये दाहिनी आँख बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। जीनत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बहुत बाद में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा नहीं था कि संजय ने जीनत को ये पहली बार मारा था। एक बार संजय ने न जाने कैसे जीनत को इतनी ज़ोर से मारा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में दरार आ गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के उलट मशहूर फिल्म पत्रकार सुभाष के झा बताते हैं कि जीनत और संजय की शादी हुई नहीं थी। जीनत शादी का दबाव बना रही थी। इसकी वजह से संजय और उनकी पत्नी ज़रीन के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। पार्टी में जीनत के साथ संजय ने ऐसा सलूक इसलिए किया ताकि वो अपनी पत्नी ज़रीन को ये विश्वास दिला सकें कि उनके और जीनत के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जीनत से कभी शादी नहीं करेंगे। बहरहाल सबको लग रहा था कि जीनत अब संजय को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगी, उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। मगर जीनत ने तो संजय के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट तक करने से इनकार कर दिया। जीनत के मुताबिक इसका कारण संजय के लिए उनकी अपार मोहब्बत थी। अब 80 का दशक शुरू हो चुका था और इस दशक की शुरुआत ही जीनत ने सुपरहिट कुर्बानी के साथ की। इसके बाद दोस्ताना, राम बलराम, टक्कर, लावारिस, द एडवेंचर्स ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स, महान, अशांति, कातिलों का कातिल, क्रोधी, प्रोफेसर प्यारेलाल और जागीर जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 1985 में जीनत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। उन्होंने एक्टर मजहर खान से शादी कर ली। जीनत के मुताबिक उन्होंने ये शादी बीवी बनने के लिए नहीं, माँ बनने के लिए की थी। माँ बनी भी। मजहर से शादी के बाद जहान और अजान नाम के उनके 2 बेटे हुए। लेकिन इस शादी में भी धीरे धीरे उन्हें प्रताड़ना मिलने लगी। मजहर अक्सर उन पर दबाव बनाते कि वो अपना बॉलीवुड कैरियर छोड़ दें। इसी बात को लेकर मजहर उनके साथ मारपीट करने लगे। इन्हीं सब वजहों से 85 से लेकर 89 तक जीनत अमान का कैरियर बहुत ही अनस्टेबल रहा। साल 1989 में उनकी फिल्म गवाही रिलीज़ हुई और तत्कालीन तौर से उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद धीरे से जीनत को मालूम चला कि मजहर रुबीना मुमताज़ नाम की एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अब उन्होंने फैसला कर लिया मजहर से तलाक लेने का। मगर तलाक से पहले ही मजहर के दोनों गुर्दे खराब हो गए और मजहर मर गई। पता नहीं क्यों मजहर की मौत का आरोप मजहर के परिवार वालों ने जीनत के सर पे मढ़ दिया। उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होने दिया। इसके बाद जीनत अपने दोनों बेटों जहान और अजान के साथ रहने लगी। साल 1999 में जीनत ने तकरीबन 10 साल के रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से सुनहरे पर्दे पर वापसी की फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद सन 2000 के बाद भी जीनत बूम, चौराहे, द जॉर्जिया, अगली और पगली जैसी फिल्मों में काम करती रहीं। साल 2010 में जीनत अमान को हिंदी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साल 2018 में जीनत अमान का नाम
एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आया, और इस बार तो एक बहुत ही बड़े बवाल में। दरअसल हुआ ये कि फरवरी साल 2018 में जीनत अमान ने एक FIR लिखवाई मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज के खिलाफ। आरोप था मॉडेस्टी वॉयलेशन यानी शील भंग। इसके लिए अमन खन्ना उर्फ सरफराज को जमानत मिल गई। अगले ही महीने मार्च में जीनत अमान ने एक और FIR लिखवाई अमन खन्ना उर्फ सरफराज के खिलाफ। इस बार आरोप थे धोखाधड़ी, बंधक बनाना, लूटपाट करना, मारपीट करना और रेप करना, वो भी एक बार नहीं कई बार। अमन खन्ना उर्फ सरफराज तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मुकदमे की पेशी हुई। पेशी के दौरान अमन खन्ना उर्फ सरफराज ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। अमन खन्ना उर्फ सरफराज ने कहा कि जीनत उनकी पत्नी है। साल 2012 में उन्होंने और जीनत ने अपनी मर्जी से शादी की थी। जीनत से शादी के लिए ही उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। सरफराज उनका उपनाम नहीं है, इस्लाम धर्म अपनाने पर उन्हें जो नाम मिला वो है। तमाम कागजी सबूतों के साथ साथ उस मौलवी ने कोर्ट में गवाही दी जिसने इन दोनों की शादी करवाई थी। मौलवी ने कोर्ट में कहा कि वो उस शादी को कैसे भूल सकता है जिसमें दुल्हन उम्र में दूल्हे से तकरीबन 28 साल बड़ी थी। बहरहाल अमन खन्ना उर्फ सरफराज को बेल नहीं मिल सकी। तकरीबन 2.5 साल तक जेल में रहने के बाद दिसंबर साल 2020 में हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी, मगर यह आदेश भी दिया कि उन्हें जीनत अमान को मुआवजे की रकम के तौर पर 26 करोड़ रुपए देने होंगे, जो अमन खन्ना उर्फ सरफराज आज तक जीनत को देते आ रहे हैं। फ़िलहाल जीनत अमान की ज़िंदगी की कहानी यहीं तक। कितनी लंबी होती है किसी किसी की ज़िंदगी की कहानी। सोचिए कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी और कहाँ पर ख़त्म हो रही है ये कहानी।